और आप नहीं लेते हैं तो वो सिक्योरिटी आपका नॉन रिफंडेबल हो जाता है। हर बार एमसीसी के साइट पर कुछ नया ही देखने को मिलता है और कुछ ना कुछ चेंजेज ये कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नीट काउंसलिंग को लेकर के। जैसा कि नीट काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा 15% स्टार्ट हो चुका है। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुका होगा। स्टेट के अंदर में भी अपने लेवल पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज का ये जो वीडियो है वो मैं अपने घर से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर में ऑफिसेस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन को लेकर के बंद कर दिया गया है। तो आज का जो नीट काउंसलिंग में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो जो 59 पेजेस का ब्रोशर अभी जो एमसीसी ने अपने साइट पे अपलोड किया है उसका हम लोग एक बार रिकैप देखेंगे। रिकैप इन द सेंस कि उसके मतलब उस ब्रोशर के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बीइंग ए स्टूडेंट जब आप अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान रखना है और फॉर्म को फिलअप करते समय किन पॉइंट्स को कंसीडर करना है उसके बारे में हम लोगों को देखना है। वैसे अभी तक दो चीज़ें एमसीसी ने नहीं दी है। एक है वो है आपका सीट मैट्रिक्स और दूसरा है एफएक्यू, क्योंकि एफएक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल रेगुलेशन चेंज होने के बाद बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि क्या सिनेरियो मतलब क्या रूल रेगुलेशन मेजरली बहुत ज़्यादा चेंज है या नहीं है। और दूसरा सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार जैसे कि ओबीसी रिजर्वेशन आ चुका है, ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी, क्योंकि कितने सीट ईडब्ल्यूएस के अंदर में अलॉट हुए हैं, ओबीसी में कौन से कॉलेज में कितनी सीटें आ रही हैं, ये सब चीज़ें सीट मैट्रिक्स से ही पता चलेगी। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं कि उस ब्रोशर के अंदर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कैसे हैं। सबसे पहले वो है आपका, जब भी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब आप एमसीसी में रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे तो पेमेंट पार्ट पे आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आ सकती है बहुत सारे स्टूडेंट को। वो है आपका कि सिक्योरिटी अमाउंट जो फॉरफिट होने का खतरा, मतलब जो आपको लगता है कि कहीं और कॉलेज नहीं लिया, ये किस कंडीशन के अंदर में आप डेंजर जोन में आएंगे सिक्योरिटी फॉरफिटेड को लेकर के। किसी भी सिनेरियो में जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं वो रिफंडेबल होता है। नॉन रिफंडेबल एक ही सिनेरियो में है कि आप अगर पेमेंट करते हैं और कॉलेज अलॉट करते हैं अपने लिए सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकेंड राउंड में अलॉट करवा लेते हैं और आप नहीं लेते हैं तो वो सिक्योरिटी आपका नॉन रिफंडेबल हो जाता है। अब एक और सिचुएशन ये है कि कोई स्टूडेंट्स अगर जिनको लग रहा है कि कैटेगरी में आ रहे हैं, उन बॉर्डर मार्क्स पे हैं, उनको लगता है कि वो पेमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन साथ में डिम्ड का भी ऑप्शन लेकर के चलना चाहते हैं, वैसा कोई स्टूडेंट अगर है तो उसके लिए सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको अगर कॉलेज मिलता है तो आपको लेना पड़ेगा, उस केसेस में रिफंडेबल है। और कॉलेज मिलने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो वो फिर नॉन रिफंडेबल है आफ्टर द सेकेंड राउंड। तो जो भी सिक्योरिटी फॉरफिटेड जो है वो इसी कंडीशन में है कि आप फर्स्ट राउंड में नहीं ले रहे हैं, रिफंडेबल है, सेकेंड राउंड के बाद आप नहीं ले रहे हैं, नॉन रिफंडेबल है, चाहे वो डिम्ड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिम्ड कुछ भी हो। उसके बाद जो सेकंड सिनेरियो है, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो कैटेगरी का जो सेक्शन है, क्योंकि कैटेगरी ओबीसी, खास करके ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आप कैटेगरी को फिलअप कीजिएगा। या आपको ये लगेगा कि रिपोर्ट करने में कॉलेज का जो रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है उससे पहले आपके पास किसी भी कंडीशन में सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, तभी आप कैटेगरी के अंदर में अपना मतलब अलॉटमेंट करवाइएगा या आप उसको रजिस्ट्रेशन करिएगा। हो सकता है कि आप ये सोच रहे होगे कि अभी कैटेगरी डाल देते हैं, बाकी में सेकेंड राउंड में चेंज कर दिया। अगर सेकेंड राउंड में एडिट का ऑप्शन नहीं आया तो फिर आप कैटेगरी बदल नहीं सकते। ये भी दिक्कत हो सकता है कि आगे चल करके आपको मिले, क्योंकि हर बार एमसीसी के साइट पर कुछ नया ही देखने को मिलता है और कुछ ना कुछ चेंजेज ये कर देते हैं। और दूसरा, कैटेगरी अगर ओबीसी है तो आपका सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट का आपके पास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टेट के अंदर में जो आपने बना रखे हैं, आपके स्टेट वाले जो कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं वो आप एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% में भी चला लेंगे, वो नहीं चलेगा। अगर अलॉटमेंट हो गई है, अगर वहाँ पर टाइम पर अगर आपने सेंटर वाला सर्टिफिकेट नहीं जमा किया तो आपकी सीट भी जाएगी, पैसे भी जाएंगे और आप कैंडिडेट एज ए कैंडिडेचर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट इज चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये तो हर मार्क्स पे डिफरेंट चॉइसेस है। किन से बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, किसका क्या बजट है, उस हिसाब से डिसाइड होता है।
इसके लिए आपके काउंसलर आपको हेल्प करते हैं। उसमें चॉइसेस फिलिंग में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन के उसी टाइम में भी फिलअप कर दिया और लॉक कर दिया। लॉक करने के लिए आपके पास बहुत टाइम होता है, तो वंस इट इज़ लॉक्ड, उसको फिर आप एडिट नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। कई सारे बच्चे जो साइबर कैफ़े में जाते हैं वो सोचते हैं कि एक ही दिन पहुंच करके सारा लॉक करके, तो अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में जा रहे हैं तो लॉकिंग का टाइम उस टाइम में मत करिए, क्योंकि बाद में बहुत बार ऐसा देखा गया है 90% केसेस में कि लगता है बच्चों को थोड़ा सा एडिट कर दे, थोड़ा ऊपर नीचे कर दे, थोड़ा रीअरेंज कर दे, रिशफल कर दे। तो ये सब चीज़ें अगर आपने लॉक कर दिया तो बाद में ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और वैसे भी अगर आप लॉक नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट डे पे ये खुद ब खुद लॉक हो जाता है। लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए, लॉक करना चाहिए, लेकिन नॉट एट द फर्स्ट स्टेज। इस चीज़ से आप थोड़ा सा बचें। उसके बाद डिम्ड यूनिवर्सिटीज़। अब डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की फीस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आई नहीं है, लेकिन जब आप देख रहे होगे तो तब तक ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में क्या फ़ीस होगी एमसीसी डिक्लेयर कर चुका होगा। तो आप फीस को देखिए, बॉन्ड को देखिए, आप जो कॉलेज बना रहे हैं, अगर आपके काउंसलर हैं तो उनके पास सारी डिटेल होती है, कोई हिडन फीस है, बैंक गारंटी है। और नहीं, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप कॉलेज में डायरेक्ट फ़ोन करके ज़रूर कंफर्म कर लीजिए, ताकि अलॉटमेंट होने के बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में इसका आपको खासा ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद उन्होंने ब्रोशर के अंदर में ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर सेकेंड राउंड में किसी को सीट अलॉट होती है और किसी ने अगर सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होने के बाद अगर छोड़ दिया तो आप स्टेट के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पुराने रूल के अनुसार तो आप कर सकते थे। अभी जब FAQ आएगा तो देखेंगे कि वही रूल है या कुछ चेंजेस हैं या नहीं है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि ऑल इंडिया कोटा की सीटें अब ऑल इंडिया कोटा से ही फिलअप होंगी, तो बीइंग ए स्टूडेंट आपको बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजन लेने हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जब सीट रिटर्न नहीं होगी तो स्टेट के अंदर में जो मेरिट लिस्ट है, जो हाई जनरल कैटेगरी की या OBC की भी, वो कट ऑफ पिछले बार के अपेक्षा से अगर उस स्टेट के अंदर में कोई सीट नहीं बढ़ी है तो थोड़ी ऊपर ही होगी, क्योंकि पहले तो सीट रिटर्न हो जाती थी, मैक्सिमम सीटें रिटर्न हो जाती थी तो कट ऑफ नीचे भी आ जाता था। लेकिन अब वो ऑल इंडिया कोटा में ही जाएंगी तो स्टेट के अंदर में या तो वही रहेगा या तो उससे थोड़ा ऊपर ही जा सकता है। ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो आप अगर स्टेट पे पूरी तरीके से रिलाई कर रहे हैं तो आपको लगता है कि 100% श्योर हैं, तभी आप ऐसा कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। अदरवाइज डायरेक्टली आप बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि क्या होता था लास्ट ईयर से लास्ट टाइम, अब एमसीसी क्या कर रही है, अलॉटमेंट लिस्ट सेकेंड राउंड के बाद और उसके बाद एडमिशन लिस्ट, मतलब एडमिटेड स्टूडेंट की लिस्ट दोनों देती है। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया कहीं पे, जैसे लास्ट ईयर बहुत बार हुआ था कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और फिर स्टेट में भी जाके कोशिश करते पार्टिसिपेट करने की, अब ये नहीं चलता, लास्ट ईयर से नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे जो खास करके सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लेते हैं स्टेट कोटे के थ्रू और ट्राई करते हैं स्टेट में, तो वो सिनेरियो कई दफ़ा नहीं हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो ब्रोशर में हैं, जो आपको मैंने बता दिया, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके अलावा एमसीसी का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइल कंडक्टिंग द काउंसलिंग, और कौन से कॉलेज के लिए कितना % सीट एक्वायर्ड करके वो काउंसलिंग करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट हैं, अब 15% सीट के लिए 100% काउंसलिंग एमसीसी ही करेगा। 15% में 100% काउंसलिंग करने का मतलब है अब वो स्टेट को वापस नहीं जाएगी, तो क्योंकि ब्रोशर के अंदर में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि द सीट विल नॉट बी रिवर्ट बैक टू द स्टेट आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो वो 4th राउंड तक ऑल इंडिया कोटा के पास ही रहने वाला है। तो 15% सीट की पूरी काउंसलिंग यानी 100% काउंसलिंग एमसीसी के द्वारा कंडक्ट करेगी। अब उसके बाद है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में जो 3 कॉलेजेस हैं, लेडी हार्डिंग, UCMS और MMMC, इसके 100% जो सीट है, चाहे वो 85% स्टेट के अंदर में आ रहे हैं जो दिल्ली से बच्चे 11th-12th किए हुए हैं, या 15% ऑल इंडिया कोटा, ये एमसीसी ही कंडक्ट करेगा। और उसके बाद जो IP यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेज हैं दिल्ली के अंदर में, जो मेजरली 2 कॉलेजेज हैं, एक सफदरजंग मेडिकल कॉलेज जो BMC मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल होता है, और दूसरा RML जिसको अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज आज के डेट पे नाम दिया गया है। तो इन दोनों के जो IP के कॉलेजेज हैं, इसकी 100% सीट यानी 15% में ऑल इंडिया कोटा का बच्चा एलिजिबल, और 85% की जो सीटें हैं जो दिल्ली के बच्चे हैं, उसकी भी काउंसलिंग पूरी तरीके से आपकी एमसीसी कंडक्ट कर रही है। इसके अलावा AMU और BHU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके 100% काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करती है। अब AMU BHU में कुछ इंटरनल कोटा होता है, जो बच्चे 11th और 12th आपके AMU और BHU से किए रहते हैं उनके लिए कुछ रिजर्वेशन होता है, लेकिन काउंसलिंग 100% आपके एमसीसी ही कंडक्ट उसमें भी करती है। अब इसके अलावा जो है ESIC, अब ESIC का
15% सीट मेडिकल के कॉलेजेस का आपको ऑल इंडिया 15% सीट जो है वो एमसीसी कंडक्ट करेगी, और डेंटल जो दिल्ली में कॉलेजेज है उसके 100% काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करेगी। इसके अलावा जिपमर हो गया, जिपमर की जो सीटें हैं वो 100% जो है आपकी एमसीसी कंडक्ट करने वाली है, अपार्ट फ्रॉम जो कुछ रिजर्व सीट है जो पौंडीचेरी स्टेट के लिए बच्चों के लिए, वो आपका वहाँ के स्टेट उसको काउंसलिंग करेगी। अब एफएमसी में सिर्फ रजिस्ट्रेशन का पार्ट जो होता है वो नीट काउंसलिंग में एमसीसी कंडक्ट करती है। उसके बाद एफएमसी के जितने भी प्रोसीजर हैं वो सारा एफएमसी खुद कंडक्ट कराती है, जिसमें टॉयलेट वगैरह का टेस्ट आपको देना पड़ता है। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो काउंसलिंग इस बार और कंडक्ट किया जा रहा है इसके साथ, वो है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, जो फर्स्ट टाइम एमसीसी कंडक्ट करने वाली है, और इसमें 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके अंदर में 6 तो दिल्ली के अंदर में है जो सारे के सारे फीमेल्स यानी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए हैं, और जो 2 है मेजरली, एक भोपाल का और एक बीएचयू का, जो मेल और फीमेल दोनों वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग को लेकर के मेरा ये सजेशन है कि वैसे स्टूडेंट जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते या जिनके मार्क्स 400-500 के आसपास हैं और जिनका बजट भी नहीं है मेडिकल कॉलेजेज में जाने के लिए, वैसे कैंडिडेट को यह बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो एज ए करियर, बीइंग ए काउंसलर, क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग करता हूं तो मुझे पता है कि मेडिकल फील्ड में एलोपैथ मतलब डॉक्टर एमबीबीएस के बाद जो सबसे डिमांडेड प्रोफेशन है, रादर देन गोइंग फॉर बायोटेक्नोलॉजी या फिर बी फार्मा या किसी अदर कोर्सेस में आप जाते हो, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अच्छा कोर्स बीएससी नर्सिंग है। और उस पर भी जब आपको इस तरह की सेंट्रल डीम्ड और टॉप क्लास यूनिवर्सिटी यानी कॉलेजेज में आपको बीएससी नर्सिंग एडमिशन मिल रहा है तो, और इसके डिमांड इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह वाइड रेंज पे हैं, जॉब की कभी कमी होती नहीं है और सैलरी भी अच्छी खासी आपको मिलती है। तो आप इस ऑप्शन को वैसे कैंडिडेट जरूर कंसीडर कर सकते हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, दो जो डू नॉट वांट टू गो फॉर एनी मोर अटेम्प्ट इन कमिंग ईयर। अब इसके अलावा रिजर्वेशन जो कि सबको पता है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके अंदर में 5%, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, जो सबको उसी के हिसाब से कॉलेज में सीट अलॉट करके मिलेगा। अब काउंसलिंग के जो राउंड हैं वो डिफाइन किया उन्होंने R1, R2, R3, R4, जैसा कि पहले भी होता था। R1, R2 राउंड 1, राउंड 2, R3 को मॉपअप राउंड कहते हैं और R4 को स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया, जैसे पहले क्या था कि अभी जो कुछ दिन पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें R4 स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी लग रहा था कि ऑनलाइन कंडक्ट होगा, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी के सिनेरियो में इन्होंने क्लियर करके वहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये बिल्कुल जो प्रोसीजर डिफाइन किया है, यह प्रोसीजर लास्ट ईयर भी ऐसे ही होता था, पहले के दिनों में भी यानी पहले के सालों में भी जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होती थी वैसे ही होती थी कि मेरिट लिस्ट आती थी, उसी लिस्ट के बच्चे जिस जिस कॉलेज में सीट अलॉट होता था वहाँ जाकर के उस कॉलेज में जाकर के काउंसलिंग कंडक्ट कराते थे। उसी प्रोसीजर को इन्होंने इस ब्रोशर में भी डिफाइन किया, यानी स्टे वैकेंसी राउंड उसी प्रोसीजर के हिसाब से होने वाला है। अब एक सिनेरियो यहाँ पर यह है कि पहले तो गवर्नमेंट की सीटें नहीं होती थी तो R3 के बाद सिर्फ प्राइवेट कॉलेज आते थे, लेकिन अब तो गवर्नमेंट की सीटें भी होंगी। अब गवर्नमेंट में क्या होता था कि लास्ट ईयर से एम्स आया था, तो एम्स की जो स्टे वैकेंसी की राउंड थी वो दिल्ली में कंडक्ट हुआ था, जिसके सारे एम्स जो है जितने 19 मेडिकल कॉलेजेस हैं इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की तो दिल्ली में हो जाएगी। BHU अपने लेवल पर कंडक्ट कर लेता था, AMU अपने लेवल पर कंडक्ट करता था, लेकिन अगर स्टेट के कॉलेजेस स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हैं तो देखने वाली बात होगी कि एमसीसी उनकी काउंसलिंग कैसे कंसीडर कराते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में। क्या वो हर कॉलेज में, जितने कॉलेजेज हैं 400 कॉलेजेज हैं, तो क्या हर कॉलेजेज में स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा, या स्टेट के अंदर में अगर सीट बचती है तो स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा। ये या तो आगे चल करके वो इस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे या देखा जाएगा कि कैसे वो कंडक्ट करते हैं। लगता है एमसीसी को कि हो सकता है कि स्टे वैकेंसी राउंड में सीट ही ना पहुंचे, मुझे भी लगता है कि स्टे वैकेंसी राउंड में शायद सीट ना पहुंचे, तो खैर वो तो आने वाले समय में देखी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन डीम्ड यूनिवर्सिटीज यानी जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं जो एमसीसी कंडक्ट करेगा उसमें फॉलो नहीं होगा। आपके जो मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको अलॉट होगी, जो फीस होगी वो आपको वहां पर फर्स्ट ईयर की पेमेंट करनी पड़ेगी। ध्यान देना यह है कि जब भी जो आपको डेडलाइन दिया गया है उस डेडलाइन में आपको फीस पूरी अरेंज करके रखनी है। ऐसा नहीं कि आप बाद में सोचेंगे या बाद में डिपॉजिट करने का या फिर लोन प्रोसीजर में जाएंगे। फंड आपके पास पहले से अरेंज होना चाहिए।
डीम्ड यूनिवर्सिटी में रिलीजन वाइज कुछ कोटा है, जैसे जैन माइनॉरिटी का, मुस्लिम माइनॉरिटी का और एनआरआई कोटा सीट है। तो मॉप अप राउंड तक यह रिजर्वेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी में चलता है। मॉप अप राउंड के बाद अगर सीटें बच जाती है तो स्टे वैकेंसी राउंड में यह रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। चाहे वो एनआरआई की सीट हो, चाहे वो रिलीजन वाइज कोटे की सीट हो, जैन की या मुस्लिम माइनॉरिटी की, वो सब नॉर्मल कोटे में आ जाती है और नॉर्मल फीस के हिसाब से फिर स्टे वैकेंसी राउंड में उसको फिलअप किया जाता है। तो ये हो गया। अब लास्ट में पीडब्ल्यूडी कोटा वाले बच्चों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, 5% रिजर्वेशन आपको मिलता है। आपको क्या करना है, अभी ब्रोशर के अंदर में 15 मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है, हॉस्पिटल दी हुई है, और इसी 15 मेडिकल कॉलेजेस से आपके सर्टिफिकेट बने होने चाहिए पीडब्ल्यूडी का। आपने अगर अपने स्टेट लेवल पे किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बना लिया है या किसी सीएमओ से साइन करा के बना लिया है, वो नहीं चलेगा। वो आपके स्टेट में चल सकता है, लेकिन आप ऑल इंडिया कोटा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 15 मेडिकल कॉलेजेस जो डिफाइन है या हॉस्पिटल हैं उसी पे जाके बनाइए। उसमें भी उन्होंने कई जगह पे लिख रखा है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो सिर्फ यहीं पे बनेगा, या फिर विजुअल प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो वो 15 में आप चेक कर लीजिए। आपका स्पीच डिसेबिलिटी है तो फिर आपका अली जवाहर यूनिवर्सिटी मुंबई है, वहाँ पर आपको बनेगा। जो भी है उसके अंदर में ब्रोशर में मेंशन है, लास्ट पेज के अंदर में, पेज नंबर 42 के अंदर में आप जाइए, 42 या 41 में शायद मेंशन है, आप जाइए उसको चेक करिए और उसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बना करके रखिए। तो फ्रेंड्स, ये 59 पेजेस का ये रिकैप है, इससे ज़्यादा और कुछ आपके जानने के लिए नहीं है। कोड वगैरह दिया हुआ है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए। अब FAQ में कोई चेंजेज आते हैं या कुछ मेजर इंपॉर्टेंट अगर इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो हम आपके सामने आते रहेंगे। इसमें कोई आपको जैसा कि पता है, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब्रॉड एडमिशन्स में जाना चाहते हैं या कोई भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो माई करियर पाठशाला ये चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।